previous lectures we had discussed about cell discoveries, and in today's lecture we will be discussing more about cell. ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि सेल को किसने डिस्कवर किया है, सेल क्यों बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे लाइफ का, है ना, ये सारी चीज़ें वी हैड डिस्कस्ड वेरी कंसेप्चुअली. देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो सेल है उसकी ना शेप हो सकती है. अब देखो, अगर मैं आप सबको बोलूँ कि बेटा बताना शेप, मतलब सेल की क्या शेप होती है, तो जनरली ना बच्चे से गोल गोल से बना के बीच में न्यूक्लियस रख देते हैं. नहीं, अगर आपको बोले कि सेल की क्या शेप होती है, जो मेरे से बड़ा होगा बच्चा वो बोलेगा मैम आप तो प्रीवियस क्लास में आपने हमें बताया था कि जो सेल की शेप होती है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है. मैंने आपको बताया था कि अगर वो आरबीसी है ना, तो वो कैसी शेप की होगी, बाइकनकेव शेप की होगी. अगर आपकी डिशुम वाली सेल्स है, हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स या फिर बोल दो, या फिर हमारी जो बॉडी की जो आर्मी वाली सेल्स होती है जो हमारे को बैक्टीरिया से डिफेंसिव वाला वर्क करती है, हमें बैक्टीरिया से बचाती है, वो क्या बोलते हैं इनको, वेरी गुड, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स. ये कैसे होती है, अमीबॉइड शेप होती है, मतलब इनकी इरेगुलर सी शेप होती है, इनकी कैसी भी शेप हो सकती है, बल्कि नहीं तो बहुत ब्यूटीफुल शेप्स की होती है. और देखो कुछ मैंने आपको बताया था कुछ सेल्स हमारी ब्रांच्ड होती है, एलोंगेटेड होती है, जैसे कि याद करो, वेरी गुड, ब्रेन सेल बताई थी ना मैंने आपको कि न्यूरॉन सेल्स जो होती है हमारी ब्रांच्ड होती है ना, बताई थी या नहीं बताई थी, भूल तो नहीं गए ना भाई, गुड, जिसको याद है वेरी गुड बच्चे. और मैंने आपको बताया था कि जो फॉर एग्जांपल मसल सेल्स, अगर मैं आपको बोलूं तो मसल सेल्स स्पिंडल शेप की होती हैं ऐसी, ठीक है. कुछ सेल्स हमारी कॉलमनार लंबी भी होती है. तो सेल की जो शेप है ना वो वैरी कर सकती है, वैरी मतलब डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है. जरूरी नहीं है कि हर सेल एक ही शेप की होगी, गोल होगी या ओवल शेप की होगी, उसके बीच में न्यूक्लियस बैठा होगा, खत्म कहानी. ऐसा नहीं होता है बच्चे, सेल की शेप बहुत हो सकती है, वेरी डिफरेंट टाइप की हो सकती है. जैसे मैं आपको देखो, आरबीसी की बाइकनकेव शेप है, WBCs की आपकी जो WBCs उसकी अमीबॉइड शेप है, ब्रेन सेल देखो ब्रांच्ड है, अजीब सी है, लंबी है ना. और जो मसल सेल्स, जो हमारी मसल्स होती है, इनकी सेल्स स्पिंडल शेप होती है, ठीक है. और हमारी कॉलमनार सेल्स भी होती है, मतलब कुछ लंबी सेल्स भी होती है. तो सेल की शेप जो है वैरी कर सकती है. ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया. दीदी क्या सेल का साइज भी वेरी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. साइज क्यों नहीं वेरी कर सकता? साइज से कहने का मतलब होता है कोई छोटू है या कोई बड़ू है, कहने का मतलब समझो. साइज अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको एक तरीके से बहुत अच्छे से समझाऊंगी. दो मिनट, लेट मी फर्स्ट इरेज इट, देन आई विल मेक यू क्लियर दिस कांसेप्ट. देखो, साइज में अगर मैं बात करूं तो हम सबसे छोटे और बड़े सेल की बात करते हैं. देखो बेटा, जो साइज होता है ना हमारे सेल का, वो छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, शेप वैरी कर सकती है. ये पहले वाले सेगमेंट में आपको क्लियर आ चुका है. अब हम साइज की बात करते हैं. देखो बेटा, अगर मैं साइज में बात करूं तो हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटू सेल, इस धरती की सबसे छोटी सी सेल, और इस धरती पे सबसे बिगेस्ट सेल कौन सी है? बिगेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, बिगेस्ट सेल. तो ध्यान से सुनना, ये वाला आपके पेपर में आपके टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्मॉलेस्ट सेल एंड द बिगेस्ट सेल. तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है बेटा? माइकोप्लाज्मा. और ये माइकोप्लाज्मा क्या है भाई? ये एक बैक्टीरिया है. और बैक्टीरिया तो मेरे छोटूज बहुत अच्छे से जानते हैं कौन होते हैं, जो आपको किल करते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं. आपको पता है ना, बैक्टीरिया आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं और दुश्मन भी हो सकते हैं. फ्रेंड कैसे हो सकते हैं? बताओ जल्दी बताओ. वेरी नाइस. बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड है. जो आप दही जमाते हो उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो आपकी हेल्प करता है कर्डलिंग करने में मिल्क की. तो इतना अच्छा हो गया. और बैक्टीरिया को जब हम बीमारियां भी देके चले जाते हैं ना, तो बैक्टीरिया फ्रेंड भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है. ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है किसकी? एक बैक्टीरिया की, जो कि है माइकोप्लाज्मा. ठीक है, इसका नाम है माइकोप्लाज्मा.
सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा की, ठीक है, इतना समझ में आया। और एक ना आपको कभी कभी कुछ टर्म्स, जैसे कुछ बच्चे अच्छी बुक्स पढ़ते हैं तो उस माइकोप्लाज्मा के नीचे एक चीज लिखी होती है PPLO। PPLO, इस PPLO को क्या बोला है मैम? ये PPLO का मतलब होता है न्यूमोनिया प्रोड्यूसिंग लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको PPLO इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म लिख देते हो आपको ना, कभी कंफ्यूजन हो, प्लूरो निमोनिया लाइक organism. P stands for beta pluro, another P stands for pneumonia, I stands for like and O stands for organism. Pluro pneumonia like organism, इसको PPLO क्यों बोला जाता है? बिकॉज देखो जो न्यूमोनिया होता है ना, जब पहले ज़माने में जब न्यूमोनिया की डिस्कवरीज चल रही थी तो न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया है, आपको पता है। तो जो न्यूमोनिया कोजिंग बैक्टीरिया था ना हमारे पास, न्यूमोकोकस, वो पहले ना कैटल्स में होता था। कैटल्स मतलब जैसे जो हमारी ग्रेजिंग एनिमल्स ही होती है, लाइक बफलोज, काउस, तो पहले ना कैटल्स में पाया गया था। तो कैटल के लंग को इन्फेक्ट करता है ये निमोनिया। किसको इफेक्ट करता है? लंग्स को जनरली इफेक्ट करता है। और लंग को ना बेटा एक टर्म होती है, लंग जैसे हमारी बॉडी है, मेरे जैसे हेड को मेरे हेयर्स कवर कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से जो लंग होता है अपना, उसको एक मेम्ब्रेन कवर करती है, उसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन, उसको प्रोटेक्ट करती है वो, ठीक है। तो दोबारा रिपीट करो, दोबारा बताती हूँ क्या, कि हमारा स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, ये एक बैक्टीरिया होता है और इसको PPLO भी बोला जाता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्यों बोला जाता है इसका रीजन बता रही हूँ। पहले के जमाने में जब न्यूमोनिया होता था वो जनरली कैटल्स को हार्म करता था। तो किस ऑर्गन को हार्म करता था कैटल्स के? वेरी गुड, लंग्स को हार्म करता था। लंग्स की प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो निमोनिया है जमा हो जाता था, तो वहां से डिराइव किया गया प्लूरल से प्लूरो, यहां से ये डिराइव हुआ है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, ओके। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्मॉलेस्ट सेल है वो हमारी कौन है? माइकोप्लाज्मा। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल। अगर MCQ आया तो यू कैन इजीली आंसर, राइट। तो माइकोप्लाज्मा आप टेक कर सकते हो। अब स्मॉलेस्ट तो हमको पता चल गया, बिगेस्ट सेल कौन सी है? तो बेटा जी बिगेस्ट सेल है हमारी ऑस्ट्रिच का एग सेल। ऑस्ट्रिच का एग सेल, जिसे ह्यूमंस के क्या होते हैं? एग होते हैं ना, ह्यूमंस में भी एग होते हैं। जितनी भी फीमेल ऑर्गेनिज्म होती है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं फीमेल वाले, वो क्या करती हैं? एग प्रोड्यूस करती है। तो वो एग भी ना अलग अलग साइज के वेरी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, रुक जाओ मैं बताती हूँ। ऑस्ट्रिच की एग सेल सर्कुलर होगी और ये जो माइकोप्लाज्मा सेल्स होती है वो थोड़ी सी ऐसी होती है, उबड़ खाबड़ टाइप्स, ठीक है। इस सेल का अगर मैं आपसे पूछूं, चलो डायमीटर बता दो, हम डायमीटर से अंदाजा लगा लेंगे ये कितनी छोटी और ये कितनी बड़ी है। तो बेटा माय छोटूस, ये जो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, इसका सेल का डायमीटर पता है आपको कितना होता है? गिर मत जाना बेहोश हो, 0.00002 सेंटीमीटर, देख रहे हो। और जो हमारी ये वाली जो सेल है बिगेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच क्या भाई? पक्षी है भाई, उसका एग है ये। कब जो है ऑस्ट्रिच क्या था पता है ना? ऑस्ट्रिच याद आ गया? हाँ वही पक्षी, बर्ड। तो ऑस्ट्रिच का जो एग सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है ये होता है लगभग 15 to 17 सेंटीमीटर। अरे इसको मतलब हम देख सकते हैं, इस वाली सेल को हम देख सकते हैं। यस बच्चा, ऑस्ट्रिच एग सेल को आप इजीली देख सकते हो। अरे क्यों नहीं देख पाओगे यार? 15 to 17 सेंटीमीटर डायमीटर है आपका, स्केल भी तो होता है ना 15 सेंटीमीटर का। तो देखो स्मॉलेस्ट सेल जो माइकोप्लाज्मा, उसका डायमीटर देखो 0.00002 सेंटीमीटर। मतलब इसको तो हमारी नेकेड आई नहीं देख पाएगी, तो कहाँ से देखेंगे? ब्रह्मास्त्र होगा कोई। वेरी गुड, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इस माइकोप्लाज्मा को इजीली देख पाएंगे। लेकिन क्या ऑस्ट्रिच के एक सेल को देखने की जरूरत है माइक्रोस्कोप की हेल्प से? नो, हम इजीली इसको अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जी हमारा जो सेल है उसकी शेप और साइज वेरी कर सकता है भाई। शेप साइज वेरी कर सकता है, छोटू भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। शेप भी अलग अलग स्टाइल की हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा ना, स्पर्म सेल ऐसी होती है ना,
एग सेल सर्कुलर होती है। अभी भी मैंने आपको बताया कि साइज और शेप दोनों चीजें वैरी कर सकती है। ओके, इफ यू वांट टू क्लिक द स्नैपशॉट देन प्लीज क्लिक। ओके, अभी हम पढ़ने वाले हैं एक अलग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो कि मेरे नन्नू मन्नूस बहुत फटाक से ग्रास्प करेंगे। देखो बेटा, अनदर कंसेप्ट इज ऑर्गेनिज्म के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अब ये क्या बोला है भाई, ऑर्गेनिज्म हम आप जो लिविंग है ऑर्गेनिज्म है, क्रिएचर्स है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, जो ऑर्गेनिज्म है ना वो दो तरीके से क्लासिफाई करें। कैसे? या तो कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा, हाय अरे अरे टेंशन ना लो, मैं सब बताऊंगी। ऑलराइट, या वो ऑर्गेनिज्म बेटा मल्टी सेलुलर होने वाला है। नाम में ही सब कुछ है बायोलॉजी में। द नेम सजेस्ट यू एवरीथिंग इन बायोलॉजी। देखो यूनी मतलब का मतलब क्या होता है? सिंगल। अरे वो वाला सिंगल नहीं ब्रो, हा। यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल। मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है? मल्टी मतलब मोर देन वन, मल्टी मतलब मोर देन वन। तो मोर देन वन, मल्टी का मतलब सेलुलर मतलब सेल। इससे आपको इतना समझ में आ गया कि यूनिसेलुलर का मतलब है सिंगल सेल। इसका मतलब है बहुत ज्यादा सेल। अब आपके दिमाग में, मुझे पता है मेरे छोटूस ने तो समझ लिया होगा कि मैम यूनिसेलुलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होंगे, समझे? मल्टी सेलुलर मतलब जो एक या एक से ज्यादा सेल के बने होंगे। ये तो सुना लग रहा है, वेरी गुड। जो बच्चा समझ पाया बहुत बढ़िया, जो नहीं समझ पाया कोई बात नहीं, हम समझेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा सेल के मिलके बने हो सकते हैं। अभी तो पढ़ा था कुछ दिन पहले हम ह्यूमंस भाई, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी रिमाइंड करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम ह्यूमंस आ गए, कैट्स आ गए, जितने भी एनिमल्स हैं, और वेरी गुड प्लांट्स आ गए। तो हम सारे क्या है भाई, हम मल्टी सेलुलर ही तो हैं। हम एक से ज्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं। वो तालियां। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या आएंगे? बताओ मैम। ओके बताता हूँ। बैक्टीरियाज हो गए आपके, ठीक है, जैसे कि कुछ प्रोटोजोआ हो गए। लेकिन हम तो भाई अपने काम की चीजें याद करेंगे। कुछ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनल्स भी हो, सॉरी कुछ सिंगल सेल एल्गी भी हो सकती है। ये सारे नाम सुने ना मेरे बच्चों ने, वेरी गुड। अब मैं ना यूनिसेलुलर को याद करा दी हूँ, ओए एसीपी, ऐसा करो, ओए एसीपी। ओए मतलब यू, ओए मतलब हम बोलते हैं ओए इधर आ यू। इंग्लिश में देखो, हम हिंदी बोलते हैं ओए कहाँ जा रहा है भाई, हम बोलते हैं यू वेयर आर यू गोइंग, है ना, ऐसे हम कहेंगे। यू से यूनिसेलुलर, और ट्रिक बन गई यूएसीपी। हो जाएगा लर्न। तो यूनिसेलुलर में आपको ये ट्रिक याद करनी है, यूएसीपी। ए स्टैंड्स फॉर अमीबा, C stands for Chlamydomonas. P stands for Paramecium. Paramecium याद हो क्या? मल्टीसेलुलर का आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। जितने भी ह्यूमंस है, जितने भी कैट्स, जितने भी एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स है, वो सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएंगे। और यूनिसेलुलर से आपको ट्रिक मैंने बताई दी है कि यू और एसीपी, ऐसे नहीं हम इंग्लिश में बोले यू एसीपी, काम आओ, यस। तो यूएसीपी, यू स्टैंड्स फॉर यूनिसेलुलर, ए स्टैंड्स फॉर अमीबा, सी स्टैंड्स फॉर क्लैमिडोमोनास, पी स्टैंड्स फॉर पैरामीशियम। बेटा अमीबा तो आपने बहुत सुना ही होगा, ऐसी सी शक्ल का होता है, यहाँ उसका अजीब सी शक्ल होती है ना, इरेगुलर सी शेप होती है। क्लैमिडोमोनास बेटा एल्गी होती है। क्या होती है? एल्गी भी आपने सुनी होगी। एल्गी ना बेटा मल्टी सेलुलर भी होती है, सिंगल सेलुलर भी होती है। लेकिन ये जो क्लैमिडोमोनास वाली एल्गी है ना, एक्सेप्शन सब में होते हैं। तो जो क्लैमिडोमोनास वाली एल्गी होती है ना, ये ऐसी सी होती है, लॉकेट जैसी शेप की, और ऐसे ये धागे से निकले फ्लैजिला होती है, इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फ्लैजिला मींस मूवमेंट वाला ऑर्गन, ठीक है। तो ऐसा शक्ल होता है क्लैमिडोमोनास का। यहाँ पे इसके ऐसी शक्ल होती है, ऐसे होता है जैसे, तो गले में लड़कियां लॉकेट नहीं पहनती ऐसे शेप का। तो ये क्या होता है? ये फ्लैजिला होता है, इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है।
ये क्लैमिडोमोनास हो गया, यूनिसेलुलर एल्गा होती है ये। क्या है क्लैमिडोमोनास? यूनिसेलुलर एल्गा। वेरी गुड। अमीबा की शक्ल दिखा दी, क्लैमिडोमोनास को मेरे बच्चों ने देख लिया। अब आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम होता है चप्पल जैसी शेप का। भाई अपनी ड्राइंग बहुत गंदी है, ऐसी सी शेप का होता है। अभी हम इन ये अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम कुछ कुछ बच्चों ने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में सुने होंगे, है ना। कुछ कुछ बच्चे भाई जो होते हैं वेरी इंटेलिजेंट, जो पहले से सुन के आए होते हैं। लेकिन डोंट वरी, अब आप मेरे से पढ़ोगे तो मैं आपको हर एक चीज ना वन शॉट में तो नहीं बताऊंगी, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। मतलब जितना आपका लेवल है उससे एक स्टेप ऊपर ही बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मेरे बच्चे को बताएंगे हाँ एसीपी, अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम। कर लोगे ना? वेरी गुड। अब यार एक बात बताओ दीदी, हमें ना ये बताओ कि यूनिसेलुलर बनने में फायदा है या मल्टीसेलुलर बनने में फायदा? भाई यूनिसेलुलर का मतलब बता देना एक बार सारे, जल्दी बताओ जल्दी, जब तक मैं इरेज करूं। वेरी गुड। जो कि एक ही सेल से मिलके बना होता है, मतलब जिसकी बॉडी में कुछ नहीं है, बस एक सेल है। जिसकी बॉडी में कुछ नहीं है, बस एक सेल है, ठीक है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे थे? जिसकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं। सेल से टिश्यू भी बन सकता है, टिश्यू से ऑर्गन भी बन सकता है, ऑर्गन से, पता है मेरे बच्चों को। जैसे मान लो ये मैं मिस्टर बीन बना रही हूँ भाई, ये मान लो मिस्टर बीन है, जो कि क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। भाई इन दोनों की होगी लड़ाई। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो अमीबा, अमीबा जैसे बनाते हैं ना, फिर अमीबा जैसा गंदू सा बनाते हैं इसको, फिर ये इसका वैक्यूल है, ठीक है। ये हम आगे बढ़ेंगे, छोड़ो। ये समझ लो अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन दोनों की ना लड़ाई होगी। ये कह रहा है मैं बढ़िया, ये कह रहा है मैं बढ़िया। अब भाई कौन बढ़िया? तो मेरे को बुलाया गया कि बताओ मैडम कौन बढ़िया। तो हम ना इनको कहते हैं कि अपनी अपनी शक्तियां बताओ। चलो शक्तियां बताओ भाई, शक्तियां बताओ तुम। तो बेटा देखो, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में ना अच्छाइयां क्या क्या, बुराइयां क्या क्या। देखो नो डाउट मल्टीसेलुलर बेस्ट है, ये तुम्हें पता है। यूनिसेलुलर बेस्ट नहीं है, क्यों नहीं है हम प्रूफ करेंगे। ऐसे ही थोड़ी ना हवा में फेंक देंगे कुछ भी, ऐसे नहीं करते हम, फेंकेंगे नहीं हम, कंसेप्चुअल चीजों पे बात करेंगे। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है जो सारे काम कर रही है। देखो यही एक सेल है जो डाइजेशन करेगी, खाना लेके आएगी, खाना डाइजेस्ट करेगी। यही सेल एक्सक्रीशन करेगी। यही सेल रेस्पिरेशन करने वाली है। मतलब सारा काम, घर का सारा बोझ इसी सेल के ऊपर है। इसको ऐसे सोचो कि मान लो आपकी मम्मी आपको बोले कि भाई घर से निकल जा और तेरे को ही करना है जो करना है, कमाएगा भी तू ही, खाएगा भी तू ही, बनाएगा भी तू ही, घर के बाहर के सारे काम भी तू ही करेगा, मतलब आपको ही करना है सब कुछ। तो ये वाली कहानी है यूनिसेलुलर की। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे? भाई हर चीज का एक पर्टिकुलर बढ़िया बढ़िया ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर। जैसे खाना डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, आय हाय हाय, सूसू बनाने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओ माय गॉड, सांसें लेने के, सांसें नहीं सॉरी, ब्रीथ करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर एक जगह से दूसरी जगह चीजें लेके जानी है तो वेरी गुड, कौन करता है काम? ब्लड, वेरी नाइस, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देख रहे हो भाई, हर चीज करने का भाई सिस्टम है। हर चीज करने का मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास सिस्टम है, सिस्टमैटिक ढंग है। इसके पास क्या है भाई? इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास मां भी नहीं है। इसके बाद देखो डाइजेशन भी खुद कर रहा है, एक्सक्रीशन भी खुद कर रहा है, रेस्पिरेशन खुद कर रहा है। और देखो अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगी ना तो ये मर भी जाएगा, डेड हो जाएगा तुरंत। मतलब अरे यार इसकी तो लाइफ भी बहुत छोटी है, इसका तो लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा है ब्रो, स्मॉल लाइफ स्पैन। लेकिन अपने को कोई ऐसी चुटकी काटते तो देते हैं ना लापड़म खींच के। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भाई हल्का सा अगर आप उसको पिंच भी करोगे तो उस बेचारे को दर्द होगा। छोटा बच्चा तो रोने लग जाएगा और तुम्हारी तरह शक्तिमान है तो रोएगा नहीं, ठीक है। तो मतलब इनका तो लाइफ स्पैन भी बड़ा। अरे भाई देखो यूं मत बोलना कुछ 1 महीने में मर जाता है, कोई 2 साल में मरता है, कोई 100 साल में भी मरता है, वो आइडियल केस नहीं है, ठीक है। मैं आइडियल केस की बात कर रही हूँ कि जनरली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनके। अगर इनको इंजुरी कर दी ना, छोटा सा कट मार दिया तो तुरंत डेड हो जाएगा। हमारी बॉडी में क्या होता है कि मान लो यहाँ कट लग गया
तो हमारी बॉडी उसको कुछ टाइम बाद अपने आप रिकवर कर लेती है। देख रहे हो, इसके पास रिकवरी सिस्टम नहीं है, इसका तो एक बार खोट डाला तो झिंगा लाला हो जाएगा, इसका कुछ झिंगा लाला नहीं होगा, ये स्ट्रांग होते हैं। और तो और इनके पास देखो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, सारी लेबर बड़ा खुद कर रहा है, सारी मजदूरी एक ही सेल कर रही है। इसमें सेल नहीं कर रही, सेल का भी बाप कर रहा है कौन, ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर सिस्टम है। समझे, समझ में आ गया ना इतना सा। तो और क्या क्या है, ओके ये सारा बता दिया, ये सारा बता दिया, ये सारा बता दिया। और कुछ अच्छा ही है क्या हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? एक आप बताओगे। ये स्ट्रेस में अगर मान लो बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, देखो स्ट्रेस वो वाला स्ट्रेस नहीं है कि यार भाई वो बात नहीं कर रहा है कर रही तो आपको स्ट्रेस हो जाता है, वो वाला स्ट्रेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ये इनका खुद का स्ट्रेस है। इनका स्ट्रेस कैसे होता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बहुत ज्यादा मान लो इसको पकड़ के मैंने खारे पानी में रख दिया, तो ऐसे स्ट्रेस की बात कर रही हूँ मैं। कोल्ड, हीट, टेम्परेचर, सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या होती है भाई? खारा, मतलब नमक। जैसे मान लो हम जो पानी पीते हैं वो इतना हेलाइन 0 होता है, वो कहने का मतलब उसमें सैलिनिटी कम होती है। लेकिन एक कटोरी लिया, उसमें मैंने घोल दिया 3-4 चम्मच नमक, तो उसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो सैलिनिटी मतलब नमक वाला पानी, दैट्स इट। तो अगर मैंने इसको स्ट्रेस में रख दिया, मतलब बहुत ज्यादा पानी में रख दिया या फिर बहुत ज्यादा हीट में रख दिया, बहुत ज्यादा कोल्ड में रख दिया, तो ये सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन हम लोगों का तो ऐसा कुछ नहीं है ना भाई, सर्दी हुई तो कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी हुई तो एसी का बटन ऑन कर लेते हैं। हमारे पास तो अडेप्टेबिलिटी है। अडेप्टेबिलिटी क्या है भाई? अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपने आप को बाहर के एनवायरनमेंट में किस तरीके से ढालते हो, इससे अडेप्टेबिलिटी कहते हैं। तो हमारे पास तो स्ट्रेस के लिए अडेप्टेबिलिटी है, हमारे पास जुगाड़ है, वी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर जुगाड़ूज। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, तो क्या इसकी पिटाई हो जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कि भाई तू चल साइड में हो, हम ही बढ़िया है तुमसे? तो इसलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर द बेस्ट। जितने स्टार मानो उतने का। ठीक है बेटा, तो हमें आज की क्लास में अगर आपसे कोई पूछे कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यू हैव नंबर ऑफ थिंग्स टू डिफरेंशिएट, नंबर ऑफ थिंग्स, राइट? तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपसे जनरली यही पूछा जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे एग्जाम्पल बताओ। और ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, व्हाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग लेस अडेप्टेबिलिटी। या फिर पूछा जा सकता है कि व्हाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर बेस्ट रादर देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आई होप आप कर लोगे आंसर। तो इतना सा सेगमेंट समझ आ गया। अब हाँ, हमें ये समझ में आ गया कि यार मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर द बेस्ट ऑर्गेनिज्म, नो डाउट। अब मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछती हूँ, बहुत दिन हो गए ना, तुम्हारा टेस्ट लेंगे अब हम। चलो जल्दी बताओ, हु डिस्कवर्ड सेल? जल्दी 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 आंसर करो। हु डिस्कवर्ड सेल? वेरी गुड, रॉबर्ट हुक। मुझे बताओ एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक के माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर कितना था? जल्दी बोलो। नहीं याद ना? लाभ सीधा थप्पड़ आएगा, वर्चुअल थप्पड़। 200 से 300। भाई ये कोई पूछेगा नहीं, मैं ऐसे ही पूछूं कि मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना है। अच्छा मुझे बताओ लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी थी? वेरी गुड, किसने करी थी? एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। मैम आप शॉर्ट फॉर्म इसलिए देख रहे हो ना, आपको स्पेलिंग नहीं आती? हाँ ऐसी बात है। अच्छा मुझे बताओ हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? हेलो, ये तो बड़ा है नहीं, लिख लो, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। मैडम पहले क्यों नहीं बताया? बेटा पहले मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मैं जब आपको न्यूक्लियस पढ़ा रही होगी ना वहीं पे लिख दूंगी। इसी तरीके से एक अननोन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लिखा है, सॉरी लिखन कह रही, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी या फिर प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने करी थी? तो नाम है उन भाई साहब का, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम पुरकिंजे। तो अगर आपने ये वाला आंसर कर दिया तो ये वाला आंसर कर दिया, इसका मतलब मेरे बच्चे तो भैया मस्त मार्क्स लाने वाले हैं क्लास में और 10 में टॉप पे मारेंगे। तो आज के सेगमेंट को हम यही विराम देते हैं। इन द अनदर सेक्शन हम ना बेटा सेल पढ़ेंगे, सेल को और डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब नेक्स्ट सेगमेंट में ना हम सेल को थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगी कि हम सेल में क्या पढ़ने वाले हैं क्या नहीं। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे चैप्टर को इन डेप्थ कवर करते जाएंगे। और मैं आपसे एक चीज बोलना चाहती हूँ, देखो बेटा जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में ध्यान नहीं देते, जैसे आप भी किसी रिस्पेक्टिव स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो कुछ बच्चे क्या होता है क्लास में ध्यान नहीं दे रहे होते, उनके माइंड में एक
सेट होता है कि जाऊंगा यूट्यूब पे कोई वन शॉट वीडियो मिलेगी 1.5-2 घंटे की, उसमें देख लूंगा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो मेरे को इस वाले टॉपिक को कवर करने में हार्ड टू हार्ड 12 to 13 मिनट्स लगे होंगे, ठीक है। यही चीज अगर आप वन शॉट में देखते हो तो 2 to 3 मिनट्स में आपको खल्लास कर दी जाएगी। जो बच्चे थोड़े एवरेज से ऊपर होते हैं वो उनके लिए वो वन शॉट अच्छा होता है। वन शॉट बच्चा वही देखे जिसने एक बार चैप्टर को गो थ्रू करा हुआ है, वो बच्चा वन शॉट को कतई ना देखे जिसने मतलब एक बार भी चैप्टर को नहीं पढ़े, क्योंकि ऐसे होगा फिर समझने वाला सब कुछ सिर के ऊपर से जाएगा। बेटा देखो वन शॉट ना कोई फायदा नहीं होता है, वन शॉट इज नॉट वर्थ वाली चीज़ ना। अगर आपको कल को कुछ अच्छा करना है लाइफ में, अगर आपको कुछ बेटर करना है, लाइक आपको कुछ भी बनना होता है, सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं है ना भाई। तो कुछ ना कुछ आपको अपनी लाइफ में, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई पायलट बनना चाहेगा, कोई टीचर बनना चाहेगा, देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस यू कैन एस्पायर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक आपको अपने सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज नहीं आएगी, जब तक आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप नहीं होंगे, आप नहीं कर पाओगे। तो वन शॉट से बेटर है कि आप मेरी ना तो किसी भी टीचर की वीडियो देखो तो एटलीस्ट उसको टाइम देके देखो। ये जो वन शॉट वीडियो होती है ना, बच्चों के माइंड का प्रेजेंस को खत्म करती जा रही है। आई नीड टू से दैट कि बच्चे को इतना लग रहा है कि यार कोई चीज़ 1-1.5 घंटे में मिल रही है, सारा चैप्टर वाला छोड़ना पढ़ ले। ऐसा नहीं करना आपको हर एक चीज़ को बेटर वे में अंडरस्टैंड करना है। देखो मैं ये जो सेल वाला चैप्टर है ना, ये देखो अगर आप डेली दिन का एक वीडियो भी देखते हो, फिर 2-3 वीडियो भी देख लेते हो, तो भी मतलब आपको ना आदत पड़ जाएगी। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, मैं हार्ड टू हार्ड 20 वीडियोस तो लूँगी इस चैप्टर की, ठीक है। अभी आपको कुछ वीडियोस छोटी लग रही होंगी, कुछ वीडियोस बड़ी लग रही होंगी, लेकिन इट्स ऑल अबाउट योर बेनिफिट, इट्स नॉट अबाउट ओनली मी, इट्स ऑल अबाउट यू बच्चों। ये सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरा सिर्फ इतना है कि मुझे टीचिंग अच्छी लगती है, आई विल बी टीचिंग यू, राइट। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि जहाँ से भी पढ़े, जैसे भी जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपकी क्लास में, वेर एवर यू आर स्टडिंग, प्लीज फोकस हो जाओ, फोकस। अगर आपको डॉक्टर बनना है, अब देखो कुछ बच्चे होते हैं 11th में जाके बैठ जाते हैं, हाँ भाई सेल क्या होता है, सेल तो हाँ गोल गोल सा था कुछ, अच्छा ये क्या होता है, अच्छा ऐसे था, अरे मोशन क्या होता है गाइज, मोशन तो ऐसा लग रहा है लूज मोशन हो गया वो। ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सेल, ओ यस रॉबर्ट हुक, यस स्क्लीडेंजन सेल थ्योरी, रुडोल्फ फिर्को कौन था बताओ भाई, उसको पता होगा सारी चीजें। तो वैसा फाउंडेशन अगर आप लेके अपनी हायर क्लासेस में जाओगे तो सोचो मतलब क्या होगा, 4 डालोगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन ना कॉम्पिटिशन इज लाइक दैट। बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए टेंशन छोड़ो, जितना पढ़ा है उतना पढ़ो, जितने अच्छे से करा रहे हो उतने अच्छे से करो, नोट्स बनाओ प्रॉपर, रीडिंग लगाओ एनसीईआरटी की, अच्छी बुक पढ़ो। अच्छा हाँ, अगर कोई बच्चा मुझे पूछे कि मैम बुक बता दो कोई, तो बच्चे मैं जब 10th में पढ़ती थी तो मैंने एस चांद पढ़ा था, जब मैं 9th में पढ़ती थी तो मैं एस चांद पढ़ती थी। दिस इज अ वेरी 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 क्यूटी पूकी बुक, मेरे को ये बुक बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं अपने टाइम में ये पढ़ती थी। अगर आपको एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में ना 3-4 पन्नों में चैप्टर की खल्लास कर देते हैं, लेकिन इसमें आपको डिटेल में जो भी मैं पढ़ा रही होंगी ना, वो तो इसकी कंटेक्स्ट में जाएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मिलते हैं और बेटर वे में हम अपने कंसेप्ट को, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो ओके फिर कल मिलते हैं, बाय बाय, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।